दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक बिलबोर्ड पर राज करने वाला BTS, ग्लोबली हर स्क्रीन पर ट्रेंड होने वाले K-ड्रामास और एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल जो लगता है सीधे साल 2050 से आया है। स्वागत है आपका साउथ कोरिया में, एक ऐसा देश जिसे देखकर पूरी दुनिया की यूथ ये सोचती है कि काश हम यहाँ पैदा हुए होते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस हसीन और चमकती हुई K-वाइव के पीछे एक ऐसा अंधेरा दलदल छिपा है जिसे ये देश दुनिया से हर कीमत पर छुपाना चाहता है। एक ऐसा दलदल जो यहाँ के जवान लड़के और लड़कियों को अंदर तक खोखला कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट वाला देश बन चुका है। स्टैटिक कोरिया की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और 24 में साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट गिरकर 0.72 पर आ चुका है। सिंपल भाषा में कहें तो एक देश को अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हर औरत पर एवरेज 2.1 बच्चे होने चाहिए। साउथ कोरिया एक से भी नीचे गिर चुका है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसे इकोनॉमिस्ट डेमोग्राफिक एक्सटेंशन कहते हैं, यानी एक पूरे देश का धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाना। यहाँ के जवान मर्द और औरत शादी करने से, डेटिंग करने से और बच्चे पैदा करने से नफरत करने लगे हैं। लेकिन क्यों? एक ऐसा देश जिसके पास इतना पैसा है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, वो अचानक एक घोस्ट नेशन में कैसे बदल गया? आज हम इस वीडियो में साउथ कोरिया के उस सच के पर्दे को उठाएंगे जो आपको किसी K-ड्रामा में नहीं दिखाया जाएगा। हम डिकोड करेंगे उन 3 सबसे बड़े सिस्टमैटिक ट्रैप्स को जिन्हें यहाँ के लोग हेल जोसन कहते हैं, यानी नरक जैसा देश। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक वर्किंग प्रोफेशनल है या सिर्फ इंटरनेट पर बढ़िया कंटेंट देख रहे हैं तो अगले 15 मिनट स्क्रीन से आंखें मत हटाना, क्योंकि जो गलती साउथ कोरिया ने की उससे पूरी दुनिया को और खास करके इंडिया को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। चैप्टर 2, द रिपब्लिक ऑफ सैमसंग। साउथ कोरिया की इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पावर को समझना होगा जो इस देश को चलाती है। हम और आप सोचते हैं कि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक देश है जिसे वहाँ की सरकार चलाती है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। साउथ कोरिया को आम भाषा में कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ सैमसंग। साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर कुछ चुनिंदा परिवारों का कब्जा है जिन्हें कोरियन भाषा में चेबोल्स कहते हैं। ये वो जायंट्स कोग्लोमेट्स हैं जैसे सैमसंग, हुंडई, LG और SK। ब्लूमबर्ग बिजनेस की इकोनॉमिक्स डाटा के अनुसार इन टॉप 5 चेबोल्स का रेवेन्यू साउथ कोरिया के पूरे GDP का लगभग 60 to 70% कंट्रोल करता है। अकेले सैमसंग का कंट्रीब्यूशन देश की GDP में लगभग 20% है। जरा सुनिए एक आम कोरियन नागरिक की जिंदगी कैसी होती है। एक बच्चा सैमसंग के बनाए हॉस्पिटल में पैदा होता है, वो बड़ा होता है, सैमसंग के बनाए अपार्टमेंट्स में रहता है, वो स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसे कॉर्पोरेट हाउस फंड करते हैं, वो सैमसंग का फोन चलाता है, हुंडई की कार में घूमता है और जब वो मरता है तो उसका लास्ट राइट्स मतलब अंतिम संस्कार भी सैमसंग के फ्यूनरल होम में होता है। इस कॉर्पोरेट मोनोपोली ने एक आम लड़के के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट कर दिया है। वहाँ के यूथ के दिमाग में बचपन से डाल दिया जाता है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन इन टॉप 5 कंपनीज में जो कि हैं सैमसंग, हुंडई और LG में नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी एक टोटल फेलियर है। नतीजा एक ऐसी भीड़ पैदा होती है जो कॉर्पोरेट स्लेवरी के लिए एक दूसरे का गला काटने को भी तैयार है। इन कंपनीज में एंट्री पाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आपने एंट्री पा ली तो असली नरक शुरू होता है। साउथ कोरिया में एक कल्चर है जिसे कहते हैं याग्युन, मतलब नाइट ओवर टाइम। यहाँ मैनेजर से पहले ऑफिस से निकलना एक क्राइम माना जाता है। लोग रोज 14 से 16 घंटे काम करते हैं। आपके दिमाग के डोपामिन और स्ट्रेस हार्मोन को इस तरीके से निचोड़ लिया जाता है कि आपके पास खुद के लिए या किसी और से प्यार करने के लिए दिमाग में 1% भी एनर्जी नहीं बचती। ये कॉर्पोरेट सिस्टम आपको पैसा तो देता है पर आपकी इंसानियत और आपका सुकून छीन लेता है। और इस कॉर्पोरेट स्लेवरी की बुनियाद तब रख दी जाती है जब आप सिर्फ 5 या 6 साल के होते हो। चैप्टर 3, सुनेयंग। इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां साल में एक दिन पूरा देश अचानक थम जाता है। हर साल नवंबर के तीसरे थर्सडे को साउथ कोरिया में एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं सुनेयंग। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये 8 घंटे का एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जो तय करता है कि आप अगले 50 साल एक राजा की तरह जिएंगे या एक मजदूर की तरह। इस एग्जाम की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया की सरकार इस दिन क्या क्या कदम उठाती है। नंबर 1, एयरप्लेन्स आर ग्राउंडेड। इंग्लिश लिसनिंग टेस्ट के उन 35 मिनट के दौरान पूरे साउथ कोरिया के आसमान में किसी भी प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ पर बैन लगा दिया जाता है ताकि बच्चों को थोड़ा सा भी नॉइज डिस्टर्ब ना करे। नंबर 2, स्टॉक मार्केट डिलेज।
देश के सारे बैंक्स और स्टॉक मार्केट को 1 घंटे लेट खोला जाता है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और बच्चे टाइम पर एग्जाम सेंटर पहुंच सके। नंबर 3, पुलिस एस्कॉर्ट। अगर कोई स्टूडेंट लेट हो रहा है तो इमरजेंसी पुलिस सायरन बजाकर उन्हें उनके सेंटर तक ड्रॉप करती है पुलिस। आपको लग रहा होगा, वाह कितना अच्छा देश है, बच्चों की कितनी केयर करता है। लेकिन नहीं, ये केयर नहीं है, ये उस एक्सट्रीम सोशल प्रेशर का सबूत है जो एक 18 साल के बच्चे के दिमाग पर डाला जा रहा है। साउथ कोरिया के बच्चे बचपन से ही नॉर्मल स्कूल्स के बाद रात के 11-12 बजे तक हैगोन्स मतलब प्राइवेट कोचिंग में पढ़ते हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक यहाँ के पेरेंट्स अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन हैगोन्स की फीस में फूंक देते हैं। इंसानी दिमाग का एक नियम है, जब आप किसी दिमाग को कंटिन्यूसली 15 साल तक सिर्फ फियर बेस्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं कि अगर तुम फेल हुए तो समाज तुम्हें ठुकरा देगा, तो उस दिमाग के अंदर का एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग सिस्टम पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ के यूथ ने इस देश को एक नया नाम दिया, हेल जोसन। जोसन साउथ कोरिया का एक पुराना डायनेस्टी रूल था जहाँ सोशल हायरार्की थी। आज के यूथ को लगता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी वो आज भी उन्हीं कॉर्पोरेटिव और एकेडमिक जिम्मेदारियों के गुलाम हैं। जब एक जवान लड़का इस 8 घंटे की जंग से निकलकर आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि अब मुश्किल खत्म हुई, लेकिन अचानक उसके सामने आकर खड़ा होता है नरक का तीसरा और सबसे अजीब पर्दा, द करेंसी ऑफ ब्यूटी। चैप्टर 4, द करेंसी ऑफ ब्यूटी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई और कॉर्पोरेट में ही टॉप पर आने से आप साउथ कोरिया में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं तो आप बहुत गलत हैं। साउथ कोरिया को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई फैशन या शौक नहीं है। इसके पीछे है एक गहरा साइकोलॉजिकल डिसीज जिसे कहते हैं लुकिज्म। लुकिज्म का मतलब है किसी इंसान की काबिलियत को उसके काम से नहीं बल्कि उसकी शक्ल और बॉडी स्ट्रक्चर से जज करना। साउथ कोरिया में सिस्टम इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि जब आप किसी जॉब के लिए अपना रिज्यूम मतलब CV भेजते हैं तो आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी मैंडेटरी है। द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी ISAPS के डाटा के अनुसार साउथ कोरिया में हर 5 में से 1 औरत ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है और ये प्रेशर सिर्फ लड़कियों पर नहीं लड़कों पर भी बराबर है। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी प्रथा चल रही है। जब बच्चे हाई स्कूल ग्रेजुएट करते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें बधाई में कोई लैपटॉप या बाइक नहीं देते, बल्कि उन्हें एक सर्जरी गिफ्ट की जाती है जिसे कहते हैं डबल आईलाइट सर्जरी या जो लाइन शेविंग, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि अगर उनका बच्चा परफेक्ट नहीं दिखा तो उससे मार्केट में कोई अच्छी जॉब नहीं देगा, ना ही उसे स्टेटस मिलेगा। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए। जब एक पूरा समाज एक ही तरफ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ग्लोइंग वाइट स्किन, वी शेप जो, बिग आइज के पीछे भागने लगता है तो आम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। इंसान जहाँ भी शीशे में देखता है उसे अपना चेहरा एक फेलियर लगता है। लोग एक दूसरे से रियल कनेक्शन बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि हर कोई एक दूसरे को उनके लुक्स के स्केल पर तोल रहा होता है। जब दिमाग हर वक्त अपनी आउटर अपीयरेंस को लेकर डर में रहेगा तो वो किसी दूसरे इंसान के साथ एक अनकंडीशनल डीप इमोशनल बॉन्ड कैसे बनाएगा। यहीं से शुरुआत होती है साउथ कोरिया के मिट्टी में मिलने की आखिरी और सबसे डरावनी कहानी पर। चैप्टर 5, द गोस्ट नेशन। कॉर्पोरेटिव स्लेवरी का डर, एकेडमिक प्रेशर की जलन और लुकिज्म का मेंटल स्ट्रेस, जब आप इन तीनों चीजों को एक मिक्सचर में डालकर घुमाते हैं तो जो बायो प्रोडक्ट निकलता है उसे कोरियन यूथ कहती है द सैम्पो जनरेशन। सैम्पो का मतलब होता है एक ऐसी जनरेशन जिसने 3 चीजों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, डेटिंग, मैरिज और चिल्ड्रन। आजकल के कोरियन यूथ के पास ना तो इतना पैसा है कि वो सियोल के महंगे अपार्टमेंट्स खरीद सके और ना ही उनके पास इतना वक्त और मेंटल पीस है कि वो किसी रिश्ते को निभा सकें। सरकार ने बच्चे पैदा करने के लिए लाखों डॉलर्स के कैश इंसेंटिव दिए हैं, फ्री हाउसिंग्स और सब्सिडीज भी दी हैं, लेकिन लोग फिर भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे क्योंकि सॉल्यूशन पैसे में नहीं, सॉल्यूशन उस टॉक्सिक कल्चर को बदलने में है जो उनके दिमाग को निचोड़ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और सोशोलॉजिस्ट कहते हैं अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो साल 2100 तक साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा क्रैश हो जाएगी। ये इतिहास का पहला ऐसा देश होगा जो किसी युद्ध या महामारी नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई हाइपर कॉम्पिटिटिव अंधी दौड़ की वजह से खत्म होगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, द इंडियन पर्सपेक्टिव। हम इंडियंस आजकल वेस्टर्न और कोरियन कल्चर को बहुत जल्दी कॉपी कर रहे हैं। हम भी उसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जहां करियर और पैसे के पीछे हम अपनी फैमिली, अपने सुकून और अपने मेंटल हेल्थ को दांव पर लगा देते हैं। साउथ कोरिया हमारे लिए एक लाइव वार्निंग है। ये देश हमें दिखाता है
कि आप चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लें, आपके पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए, अगर आपके समाज में एक दूसरे के लिए प्यार, सुकून, परिवार की अहमियत नहीं बची तो वो समाज एक जिंदा लाश बन जाता है। क्या हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल पर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है? अपने दिल की बात एक सच्चा और गहरा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही ट्रू और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ।